हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे जीएस 40 नंबर पे, क्या पढ़े और क्या छोड़े। देखिए, क्या पढ़े और क्या छोड़े अगर ये समझ में आ गया तो किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वह सवाल जीएस का हो या सब्जेक्ट कम्बिनेशन का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर यदि हम ये समझ जाते हैं कि हमें सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो निश्चित तौर पे आपका तैयारी वहीं पे संपूर्ण हो जाता है, वहीं पे आपका बेहतर तैयारी हो जाता है। आज हम लोग बात करेंगे उस पर, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इतना होने के बाद इसके लिए हमको पढ़ना क्या है, कौन सा संदर्भ पढ़े, कौन सी किताबें पढ़े, कौन सी सटीक किताबें हैं। अगर इतना समझ में आ जाए तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं आपको। आराम से कहीं भी हैं, 10 घंटा काम भी कर रहे हैं तो आराम से अगर आपको 6-7 घंटा भी टाइम निकलता है तो निश्चित तौर पे आप कंप्लीट कर जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें तो बीपीएससी टीचर में सिलेबस जितना दिया गया है, अगर सिलेबस को अच्छे तरीके से स्टडी करा जाए तो निश्चित तौर पे आपका 2-3 महीने के अंदर में एक अच्छा तैयारी हो जाएगा, कटअप पार कर सकते हैं। अगर उलझ गए तो मुश्किल हो जाएगा। अगर सही रणनीति में आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका मार्क्स आएगा ही आएगा। आज हम लोग जीएस में जो 40 मार्क्स है इसी पे हम लोग बात करेंगे, है ना। अगला वीडियो हमारा होगा पीआरटी 1 to 5 के लिए, क्या पढ़े और क्या छोड़े, है ना। तो देखिए, अगर हम लोग पीआरटी की बात करें तो 1 to 5 यहाँ से 120 प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस के संदर्भ में, जीएस से यहाँ से पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें 6 to 8, 9 to 10, 11, 12, तो एक कॉमन पेपर होता है जो सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है देना। अनिवार्य क्या कहा जाए, इसी पे आपका और आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन सब्जेक्ट पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है ना। इसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है। और एक आपका जो 30 नंबर का जो लैंग्वेज से पूछा जाता है उसमें पास करना अनिवार्य है ना। बाकी इसको ऐड किया जाता है और आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो 80 है उसको ऐड करके आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो यहाँ पे हम लोग जो जीएस की बात करें 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 में जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी विद्यार्थी अगर यहाँ से 32 से लेकर के, है ना, 32 से लेकर के अगर 36 के बीच में, है ना, यदि 36 के बीच में अगर वो मार्क्स लाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कम्बिनेशन में थोड़ा बहुत कम नंबर भी अगर हो तो रिजल्ट जो है निश्चित तौर पे हो जाएगा। जैसे कभी कभी होता क्या है कि सब्जेक्ट में कुछ नंबर से विद्यार्थी रह जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कम से कम वह जीएस में अच्छा कर पाए, क्योंकि यहाँ से नंबर उठाना बहुत आसान है। यहाँ से नंबर उठाना बहुत आसान है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपके जीएस में आराम से 30+ तो आराम से करा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी सब्जेक्ट कम्बिनेशन में कुछ ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं, अगर 2-4 नंबर से आपको लगता है कि 65 और 70 के बीच में मेरा नहीं आ रहा है ना, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करके रिजल्ट दिया जाता है ना। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे जीएस 40 मार्क्स की बात कर रहे थे। इसमें हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। इक्का दुक्का कभी कभी हो गया तो पॉलिटिक्स से दे देता है, लेकिन ऐसा अभी तक मतलब ज़्यादा संदर्भ की ज़रूरत नहीं है हमको। लेकिन देखा जाए तो मात्र 5 ही सब्जेक्ट हैं जहाँ से 8-8 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में तो आपको सब कुछ पढ़ना नहीं है, इंडिया नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है। और इंडिया नेशनल मूवमेंट में हम आपको सिलेबस बता देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर किस पे देना है वो भी हम आपको बताएंगे, है ना। तो ये जो क्लास में जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें हम बताते चलेंगे कि इस पॉइंट को ज़्यादा फोकस करिए। हिस्ट्री से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस से देखिए तो साइंस से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है। करेंट अफेयर्स 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर्स के लिए ज़रूरी है कि 8 महीनों का करंट अफेयर्स आप पढ़ें। उसके बाद मैथ से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत कॉमन प्रश्न होता है, बहुत साधारण प्रश्न होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आपसे
पूछा जा रहा है, बहुत ऐसा लेंदी पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। बस एक सही रणनीति बनाइए और सही रणनीति बनाने के बाद एकदम टूट पड़िए। 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, जितना भी हो, जितना भी आपको लगता है कि हम इतना टाइम दे सकते हैं उतना टाइम आप दीजिए, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टोटल हम लोग प्रश्नों को ऐड करेंगे तो टोटल प्रश्न हो जाएंगे 40। इसमें अगर 32 से 36 आप अपना टारगेट रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि आपको ये बात पता है, कट ऑफ हमेशा बढ़ते जा रहा है, 8 से 10% कट ऑफ बढ़ते रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको भी अपनी तैयारी जो है, अपनी रणनीति जो है वो बनाना होगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इतिहास में क्या पढ़ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप चाहें तो 1 सप्ताह के अंदर में इतिहास पे पकड़ बना सकते हैं। 1 सप्ताह में आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है इंडिया नेशनल मूवमेंट, और इंडिया नेशनल मूवमेंट को 3 चरणों में बांटा गया है। एक है उदारवादी चरण, जिसको 1885 से 1905 में इसको डिवाइड किया गया, और ये हो जाएगा उग्रवादी चरण 1905 से 1919, और गांधी युग। अधिकतर प्रश्न जो हैं गांधी युग से पूछे जाते हैं। 1919 से लेकर के 1948 तक हमें पढ़ना है। क्या क्या टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट, तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना तो पढ़ना है, कांग्रेस की स्थापना पढ़ना है। कांग्रेस के अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन पढ़े हम लोग क्लास में उसको ये करेंगे, है ना। कौन सा अधिवेशन पढ़े और कौन से अधिवेशन से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। विगत अगर 10-12 साल का प्रश्न अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे एक आइडिया हो जाएगा आपको, है ना, एक इमेज आपके दिमाग में बन जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी का आंदोलन, महात्मा गांधी के आंदोलन से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन है, गांधी इरविन समझौता है, गोलमेज सम्मेलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट योजना, माउंटबेटन योजना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थियों को लगता है कि सर इसके लिए पढ़ना क्या है, तो हम अक्सर बताते हैं कि SCERT की किताबें पढ़ लीजिए। SCERT किताबें, बहुत ऐसे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर NCERT से भी, अगर SCERT नहीं भी पढ़ते हैं तो NCERT से हमारा काम चल जाएगा। ये बात सही है कि NCERT से काम चल जाएगा, लेकिन यदि प्रश्न आपको बिहार के संदर्भ में पूछ दिया, यदि प्रश्न आपको बिहार के संदर्भ में पूछ दिया तो फिर आप NCERT से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि संदर्भ अधिकतर आप देखते हैं कि बिहार के संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन से अगर प्रश्न बनाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको SCERT से ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए बिहार BPSC में शिक्षक के लिए अगर आप चाहते हैं मार्क्स अच्छा है, आप कट ऑफ को पार करें, तो कम से कम एक बार SCERT की किताबें ज़रूर पढ़िएगा, जो बिहार सरकार की किताबें हैं। थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाइए, यह एग्ज़ाम कौन ले रहा है, तो बिहार ले रहा है। अगर उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम लेता तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार के द्वारा जो किताबें 6 से लेकर यानी कि 1 से लेकर के जो 10 तक पढ़ाया जाता है उसके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जाता। यहाँ बिहार से प्रश्न जब बनता है और बिहार का एग्ज़ाम है तो संदर्भ भी आपका बिहार ही रहेगा, और बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों के अंदर में इंडिया नेशनल मूवमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर यहाँ से 8 प्रश्न पूछता है तो 8 में 8 बनाने की कैपेसिटी आप रखेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे में कभी कभी होता है कि हमें गोलमेज सम्मेलन पढ़ना है, तो गोलमेज सम्मेलन में हम क्या पढ़ें, तो यहाँ पे 3 गोलमेज सम्मेलन है। उस गोलमेज सम्मेलन में अगर देखिएगा तो मात्र ये आधे घंटे का काम है, 1 घंटे का काम है। 1 घंटे अगर सही तरीके से पढ़ लीजिए तो कमीशन में भी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो भी नहीं छूटेगा, तो BPSC टीचर की बात है। और ये हमें समझना होगा कि गांधी इरविन समझौता, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि महात्मा गांधी कौन ऐसा समझौता था या कहाँ पर महात्मा गांधी को पहली बार बराबरी का अधिकार दिया अंग्रेज़ों ने, पहली बार।
आमने सामने जब आपको बिठाएगा, कुर्सी पे आपको बिठाएगा और आप भी कुर्सी पे बैठ रहे हैं, तो समझिए वहाँ पे समानता की बात हो रही है। और पहली बार हुआ था 1931 में गांधी इरविन समझौता। कौन सा अधिवेशन है, तो अधिवेशन को भी समझना होगा। जैसे बिहार के संदर्भ में हमने पूछा, तो बिहार के संदर्भ में 2 अधिवेशन हुआ है ना। बांकीपुर का अधिवेशन हुआ है और दूसरा अधिवेशन गया का अधिवेशन हुआ है, जो CR दास इसका अध्यक्षता किए थे। इस तरीके से हमको बिहार के संदर्भ में जब भी पढ़े, क्योंकि आप अगर 8th क्लास का अगर आप पढ़ते हैं इतिहास, तो बहुत ही बेनिफिट होगा। जो हम लोग तुरंत ही स्टार्ट करने वाले हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है। और ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये आपको PRT में भी पढ़ना है और सारे लोगों के लिए GS में इसको भी पढ़ना है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमको क्या करना है, तो देखिए अक्सर सवाल जो है इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाता है, भारत के भूगोल से पूछा जाता है। और बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत इजीली प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कोई विद्यार्थी आपको कहता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, है ना, या कोई आप काम कर रहे हैं, या बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो सबसे ज़्यादा वर्क तो महिलाएं ही करती हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखिए काम, तो मर्दों की अपेक्षा महिलाएं सबसे ज़्यादा वर्क करती हैं। अगर वो टीचर बन जाती हैं, तो बाहर में टीचर का जो काम है ना, वो वर्क ईमानदारी से करने के बावजूद भी घर में सारा वर्क उन्हीं के ऊपर हो जाता है। तो इतना वर्क करने वाला सिर्फ एक महिला ही हो सकती है, और महिला ही वर्क सबसे ज़्यादा करती है, सबसे ज़्यादा मेहनत करती है। और इतना कंप्लीट करने के लिए सुबह हो या शाम हो, वो टाइम ज़रूर निकाल लेती हैं, ताकि उनके बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो, खुद का फ्यूचर अच्छा हो। इसके लिए वो वर्क करती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपको कोई दिग्भ्रमित कर रहा है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। आप टेंशन मत लीजिए। और निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा, अगर इसे भी हम लोग देखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिएगा, ये टॉपिक अगर हम लोग चाहें तो ये 1 दिन में समाप्त कर लेंगे। और निश्चित तौर पे अगर आप सुबह से लेकर के, यानी कि 8 घंटा भी अगर आप पढ़ लीजिए, तो आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है। अगर 8 घंटा हम 3 दिन पढ़ लें, तो ज्योग्राफी पे आपका कमांड हो जाता है। अगर 8 घंटा हम 4 दिन पढ़ लें, तो 8 में 8 प्रश्न आप बना लेंगे, 8 में 8 बना लेंगे। और ये होता है इस तरह से, बहुत बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी बहुत बड़ी बात नहीं है। 8 में 8 और 40 में, है ना, 35-36 से पार करने वाले आप ही के बीच से कोई ना कोई होगा। तो यहाँ पे हम लोग भारत का भूगोल जो है सॉरी, भारत का भूगोल, तो भारत की जो सीमा है, सीमा जैसे मानते हैं कि मैंने आपको कहा था कि इंडियन एक मैप रखिए, 15-20 रुपए में मार्केट में मिलते हैं, उसको अपने दीवार पे चिपकाइए और गंदा करिए, तभी सीख पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भारत की सीमा जो हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद यातायात से प्रश्न पूछा गया है, अपवाह तंत्र जो नदी तंत्र से हमेशा प्रश्न रहता है। और यहाँ पे वायुमंडल और फसल, जैसे फसल में देखते हैं मखाना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, मछली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, केला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, धान का कहाँ होता है ना, गेहूँ का, मक्का का सॉरी और ये गन्ना का प्रश्न पूछा गया है ना। तो एक इसका एक ट्रेडिशन जो चल रहा है, वो तो करिए ही करिए, साथ में कुछ चीज़ें और भी आपको बताते हैं। जैसे हिमालय श्रेणियाँ हैं, तो हिमालय श्रेणी अगर क्रम में देखिए तो वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको हम बता रहे हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, अधिकतर लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा है। जैसे हिमालय श्रेणी अगर पूछे तो एक ट्रिक है, अगर आपसे बनता है तो बना लीजिए, जैसे भी याद करना हो करा जा सकता है, अगर सही तरीके से, बस 5 मिनट ध्यान लगाने की ज़रूरत है। जैसे मैं यहाँ पर देखिएगा, एक ट्रिक है, काल जागरे पीर धौस, है ना। अब ये सोच रहे होंगे यूपीएससी और बीपीएससी में, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के पीसीएस में भी प्रश्न पूछा है, और यही इतना ही याद कर लीजिएगा तो बन जाएगा, है ना। टीचर की तो बात अलग हो जाता है, टीचर में तो इतना मुश्किल भी प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते हैं। जैसे अगर श्रेणी पूछ दिया, तो यहाँ पे देखिए का से क्या हो जाएगा, काराकोरम,
कारा कोरम हो जाता है ना। ला से क्या हो जाएगा, तो लद्दाख हो जाएगा, है ना। जा से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जास्कर हो जाता है, और जास्कर के बाद क्या है, तो यहाँ पे ग्रेट हिमालय हो जाता है, ग्रेट हिमालय। और यहाँ पे क्या है, पीर पंजाल हो जाएगा, है ना। पीर पंजाल है, और पीर पंजाल के बाद ये धौलावीरा है ना, धौलाधर भी बोल सकते, धौलावीरा है ना, धौलाधर। और यहाँ पे सा से क्या हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाता है, शिवालिक हो जाएगा। क्रम में ऐसे ही याद करना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर, और ये शिवालिक हो गया। इसी शिवालिक का पार्ट है जो पश्चिमी चंपारण में आपको जो सोमेश्वर की ये श्रेणियाँ जो दिखती है, जो मात्र पश्चिम चंपारण में ही है, वो इसी का पार्ट हो जाता है। तो ये आपको समझना होगा, इस तरीके से आपको पढ़ना होगा, तब जा कर के होगा। जैसे आर्थिक हम लोग भूगोल में देखेंगे, तो आर्थिक भूगोल में खनिज से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार में बाढ़ की समस्या है तो बाढ़ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जलवायु से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ जनजाति भी निवास करते हैं तो जनजाति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कृषि से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ज्वारीय ऊर्जा एक दिन में कंप्लीट हो सकता है अगर आप इसको बाँट बाँट कर अगर पढ़ते हैं तो। अब आपको लग रहा होगा कि अगर इतना हमें पहले से मिला होता है ना, अगर इतना हमें पहले से मिला होता तो हम किताब से निकाल कर पढ़ लेते, है ना। और निश्चित तौर पे कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके पास, अगर आप 8th 9th 10th का भी अगर ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये सारे के सारे मिल जाएंगे। थोड़ा सा क्या करना है, डाटा जो है करंट का वो थोड़ा सा उपलब्ध करा लेना है, बाकी सब तो यहीं से बन जाएगा। जैसे फसल का जो डाटा है, जैसे हमने कहा था कि अनाज उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, धान उत्पादन में कौन है, तो जैसे ही बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है अगर उसको आप पढ़ लीजिए तो सारे के सारे प्रश्न यहीं से बन जाएंगे, है ना। तो ज्योग्राफी में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। कृषि हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछा भी जाता है। तीनों चरण का जो एग्ज़ाम हुआ है आप देख लीजिएगा, है ना। री एग्ज़ाम हुआ है उसको भी देखिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा गया। तो फिर क्यों फालतू के दिमाग लगाना है, हमको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, कुछ भी नहीं है। बस एक सही तरीके से सही रणनीति में पढ़िए, है ना। हम इतना सब कुछ बता रहे हैं कि इतना अगर पकड़ बना लेते हैं तो आपका प्रश्न छूटेगा ही नहीं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे हम लोग विज्ञान देखेंगे। विज्ञान में हम लोग तीनों पार्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और ऐसा नहीं है कि जैसे मानते हैं कि 8 प्रश्न अगर पूछ दें तो अधिकतर प्रश्न आपको बायोलॉजी से पूछ दिए जाते हैं, लेकिन हमें बैलेंस करके पढ़ना है। संतुलन बना करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा, कट ऑफ अच्छा आएगा। इसलिए ज़िंदगी में भी संतुलन बनाना ज़रूरी होता है। संतुलन ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाता है। और यही वजह है, जैसे मानते हैं कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और ये जो जीएस है, अगर दोनों में आपका संतुलन अच्छा है तो मार्क्स आएगा, कट ऑफ आ जाएगा। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका सौतेलापन व्यवहार हुआ तो फिर आप भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए लाइफ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें, जो हम अभी बात कर रहे हैं, क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। कम समय अगर आपके पास है, कम टाइम आपके पास है, तो यही रणनीति अपनाना चाहिए। और ये अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं 4 घंटा पढ़ रहा है और कट ऑफ अच्छा लाता है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने के बाद भी रिजल्ट रुक जाता है 1 2 4 नंबर से। जो 4 घंटा पढ़ के कंप्लीट करता है वो कम से कम ये ज़रूर जानता है कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। कम समय के लिए सबसे बेहतर रणनीति माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे, जो हमेशा लाइट से प्रश्न पूछा जाता है। लाइट से, प्रकाश से, परावर्तन अपवर्तन से हमेशा प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद परमाणु, लेंस, गुरुत्वाकर्षण, प्रिज्म, भौतिक नियम, चुंबकीय प्रभाव, बल का क्षमता। अब देखिए, जब एससीईआरटी किताबें पढ़ रहे हैं और एससीईआरटी अगर मूड नहीं कर रहा है तो आप एनसीईआरटी से, एससीईआरटी में कोई फ़र्क नहीं है, आप एनसीईआरटी ही पढ़ लीजिए 7th 8th 9th 10th। अगर इतना भी पढ़ लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से प्रश्न जो है तीनों नहीं छूटेगा। उदाहरण स्वरूप जितने भी आप देखते हैं, जैसे एससीईआरटी किताबों में उदाहरण बहुत ज़्यादा है, उदाहरण से डायरेक्ट सवाल आपको चिपका दिया जाता है, पूछ लिया जाता है। और जो विद्यार्थी एससीईआरटी और एनसीईआरटी का
किताब पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा, उससे निश्चित तौर पे बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे तो आप लुसेंट का भी गाइड आता है, आप उसको भी एक बार रिवीजन मार सकते हैं, 8 में 8 बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये हमें फिजिक्स में ये पढ़ना है, प्रकाश, परमाणु, लेंस, गुरुत्वाकर्षण, प्रिज्म, भौतिक नियम, चुंबकीय प्रभाव, बल व क्षमता। उसके बाद ये केमिस्ट्री है, अम्ल व क्षार, पीएच, पैमाना, उत्प्रेरक, रासायनिक नाम व सूत्र बहुत बार पूछे जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। एक दिन इसमें लगेगा, एक दिन इसमें लगेगा और एक दिन इसमें लगेगा। 3 दिनों में आप विज्ञान, साइंस कंप्लीट कर ले रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मानते हैं कि 3 दिन में आप करते हैं तो 3 दूना 6 दिन में हो सकता है अच्छे तरीके से। रिवीजन के लिए टाइम मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन मिलेगा बेहतर मार्क्स आएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी देखेंगे। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। मानव नेत्र और मस्तिष्क से प्रश्न पूछे गए हैं। विटामिन हमेशा पूछा जाता है, विटामिन से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। मानव रोग या पौधों में रोग, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हार्मोन्स में भी देखेंगे, है ना, तो हार्मोन्स मानव में भी और पादप में भी। आज हम लोग जो भी एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाए हैं, हम पढ़ते हैं, हमें कुछ बनने की इच्छा है, हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ सुगबुगाहट ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ फीलिंग्स है, वो सब किसके वजह से है? इसी हार्मोन्स की वजह से है। कुछ ऐसे हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है जिसके वजह से आप पढ़ते भी होंगे, है ना। तो ये बहुत सारा चीज़ें हैं, हार्मोन से भी हमको सारा चीज़ें कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख जो ब्रांचेज हैं, इंपॉर्टेंट जो ब्रांचेज है, जो शाखा है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको पढ़ना। देखिए, किताबें हमारे पास होना चाहिए, लेकिन किताब में हमें शुरू से शुरू करके अंत तक अंत नहीं करना है। नहीं तो बस अगर आप जिस तरीके से हम लोग टॉपिक देख रहे हैं और सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो एक एक सब्जेक्ट में अगर हम लोग एक एक महीने का टाइम अगर लगाएं तो 5 महीने का टाइम लगता है। लेकिन आपका एग्ज़ाम कब होगा? अप्रैल में होगा। तो फिर आपका तैयारी यहाँ भी अच्छे तरीके से नहीं होगा और आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन में भी अच्छे तरीके से तैयारी नहीं होगा। लेकिन यदि हमारे पास 4 महीने का टाइम है और हम चाहते हैं कि कम से कम 1-1.5 महीने के अंदर में 60 दिनों में हम अपना जीएस पे कमांड कर लें और 60 दिनों में हम अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन पे कमांड कर लें, तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली तरीके से हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बस ये जानना होगा क्या पढ़े और क्या छोड़े। जब आप किसी फाइटर से बात करते हैं, जब कोई विद्यार्थी जो कंप्लीट किया है, बीपीएससी टीचर को कंप्लीट किया है, या कोई जो आपको सही गाइडलाइन दे रहा है, तो सबसे पहले यही कहेगा कि जब आप सिलेबस का अध्ययन करते हैं तो ये समझिए कि हमको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। इतिहास की चर्चा तो है, इतिहास में अगर आप देखिएगा सब्जेक्ट कम्बिनेशन में, तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये समझ ही नहीं आता कि हमको इतिहास में पढ़ना है, पॉलिटी में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। इतिहास अगर ज्योग्राफी लिया है तो इतिहास में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। अगर कोई मैथ लिया है और साइंस लिया है तो मैथ में क्या पढ़ना है और साइंस में क्या पढ़ना है। अगर आप सिर्फ इतिहास की बात करें तो सिर्फ इतिहास में 11-12 के लिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये भी बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं ज़्यादातर नहीं समझ पाते हैं, जिसके वजह से उनका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाता। यहाँ पे हमें तो विद्वान बनना नहीं है, यहाँ पे हमको तो ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी बनने के चक्कर में हमारा रिजल्ट ही नहीं होगा। हमें इतना जानना है कि हमारा रिजल्ट होने के लिए इस 40 में कम से कम 32 प्लस आ जाए, है ना। 32 और 36 के बीच में हमारा अगर मार्क्स आता है तो हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन में 65 और 70 ला लेंगे, निश्चित तौर पर हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इतना हमको करना है ना। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए हम बार बार बोलते हैं कि आज अगर आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा और आप सोचते हैं कि 15 दिन 20 दिन का टाइम हमारे पास मिलेगा और हम 15-20 दिन ज़बरदस्त तैयारी करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें यहाँ करंट अफेयर्स जो है कम से कम 1 साल 8 महीने का करंट अफेयर्स हमें पढ़ना होगा। अप्रैल तक हमें कम से कम 8 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ना ही होगा, तब जाकर के हमारा करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और देखिए, करंट अफेयर्स जो है इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं बार बार उसी पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। इतना पढ़ लिया जाए तो बहुत है,
बहुत है, इतना तो पीआरटी के लिए भी पढ़ना होता है। इतना ही हमको पढ़ना है ताकि हमको 8 में 8 नंबर आ सके, और इतना पढ़िएगा निश्चित तौर पे आ जाएगा। जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से, और अधिकतर प्रश्न जो है राष्ट्रीय से पूछे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पढ़ना है, पुरुष कार्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, खेल हो गया, नियुक्ति प्रमुख नियुक्तियां हैं भारत के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में। यहाँ पे इंडेक्स देखिए, योजना सम्मेलन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगा, फिल्म हो जाएगा, चर्चित व्यक्ति और स्थान। वन पढ़ना है, वन भारत का पढ़ लीजिए और बिहार का भी पढ़ लीजिए। लोकसभा चुनाव देख लीजिए, जनसंख्या भारत का और बिहार का, बिहार के संदर्भ में अगर पढ़िएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। 2011 का जातीय जनगणना, उत्पादन ये सब चीज़ें, जैसे एग्रीकल्चर में बहुत सारा चीज़ें हैं, है ना। लेकिन जब करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम जो भी करंट अफेयर्स पढ़े, कम से कम हमारा संदर्भ जो है बिहार होना चाहिए, क्योंकि बिहार का करंट अफेयर्स जो है यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछ देता है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आइए हम लोग बात करें आगे। उसके बाद हमें मैथ, और मैथ से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो शायद 5वां 6ठा के विद्यार्थी को पढ़ा रहे होंगे, मैट्रिकुलेशन को पढ़ा रहे होंगे, तो फिर हमें नहीं लगता कि उनको यहाँ पे पढ़ना होगा। अगर एग्ज़ाम देंगे तो 8 में 8 मैथ वो सही करके आएंगे। जो विद्यार्थी का बैकग्राउंड है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मानते हैं कि मैथ और साइंस का जिनका कॉम्बिनेशन है, तो जीएस में तो मैथ और साइंस 16 नंबर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उनको फ़ायदा यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरीके से है, मैथ में हमको परसेंटेज पढ़ना है, प्रतिशत हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, द्विघातीय समीकरण पढ़ लेते हैं, सरलीकरण पढ़ लेते हैं, दशमलव पढ़ लेते हैं, अनुपात समानुपात है, औसत टाइम एंड वर्क है और भिन्न है, काफ़ी है। और विगत जो 10 वर्ष में पूछा गया जो सवाल है बीपीएससी के द्वारा, उसको एक बार बना लीजिए, फिर 8 में 8 प्रश्न आप बना लीजिएगा। फिर आप 8 में 8 प्रश्न बना लीजिएगा। मैथ तो बिहार का विरासत रहा है, एक प्रश्न भी आपसे गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो क्लास एप्लीकेशन पे जो चल रहा है, एप्लीकेशन पे जो कल से सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, 6 जनवरी से ही, है ना, जो मैथ पढ़ाएंगे, समझिए कि आपको 0 से लेकर के हीरो तक की जो स्टडी हो रही है वो हम लोग कोशिश करेंगे कराने का, है ना, और आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। उम्मीद है हमारा जहाँ तक लगता है, हमको जहाँ तक लगता है कि आपसे, अगर आप मैथ में 0 हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी आप यहाँ पे सीखेंगे, फिर भी आप सीखेंगे। अगर मैथ कुछ भी नहीं जानते हैं तो कम से कम हो सकता है एक ही प्रश्न गलत हो, बाकी सारे प्रश्न आपसे बनेंगे ज़रूर, है ना। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हम लोगों ने जो बात किया, है ना, सारे सब्जेक्ट पे हम लोगों ने जो बात किया, जहाँ से 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लगाइए। जहाँ भी आपको टाइम मिलता है, जैसे भी टाइम मिलता है वैसे पढ़िए। अगर आपको लगता है काम करते करते पढ़ सकते हैं तो काम करते करते पढ़िए, है ना। प्रेशर लीजिएगा तो प्रेशर में नहीं पढ़ाई होता है अच्छे तरीके से। एकदम कूल होकर के स्टडी करिए, कूल होकर के स्टडी करिएगा, निश्चित तौर पे आपके सिलेबस भी कंप्लीट होते चला जाएगा। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं, जैसे किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सिलेबस को कंप्लीट करना। यदि आपने सिलेबस को कंप्लीट किया है तो सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद दूसरा जो काम होता है वह होता है रिवीजन का। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो सेट प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं तो कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता यदि उनका सिलेबस कंप्लीट है और यदि उनका रिवीजन है। तो अगर 1-2 बार भी अगर सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 40 में आराम से 32-36 के बीच में उनका मार्क्स आ जाएगा। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है सिलेबस को पढ़ना। बहुत ऐसे विद्यार्थी क्या करते हैं, अपनी शुरुआत जो है एमसीक्यू से करते हैं। एमसीक्यू से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर आपने सिलेबस को नहीं पढ़ा है तो हर एमसीक्यू को आपको रटना होगा, याद करना होगा। यदि आपने किताब का अध्ययन किया है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रश्न का चैलेंजिंग अगर बीपीएससी जैसे भी आपको बना के देगा, आप निश्चित तौर पे यहाँ से सॉल्व करेंगे, निश्चित तौर पे सॉल्व करेंगे। इसलिए चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एससीईआरटी की किताबें पढ़ना।
अभी भी हम आपको बता रहे हैं, कोई भी विद्यार्थी का अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन में अगर हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी जीएस का भी कंप्लीट हो रहा है और सब्जेक्ट कम्बिनेशन में भी कंप्लीट हो रहा है। अगर किसी विद्यार्थी का हिस्ट्री है और पॉलिटी है तो हिस्ट्री का प्रश्न जीएस से नहीं छूटेगा। उसी तरीके से बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मैथ और साइंस है सब्जेक्ट कम्बिनेशन में, तो मैथ और साइंस का जो 16 प्रश्न पूछा जाता है वह गड़बड़ नहीं होगा। इस तरह से बेनिफिट है। बीपीएससी ने ऐसे ही सिलेबस नहीं बनाया, ऐसे ही सब्जेक्ट कम्बिनेशन को नहीं एक्सेप्ट किया है, वो आपके बेनिफिट के लिए। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा, क्योंकि आपको इतना कम समय दे दिया। बीपीएससी को ये बात पता है कि जिस सिलेबस को हमने विद्यार्थियों के बीच में परोसा है, अगर वो स्टडी एक बार कर ले तो आराम से 3 माह के अंदर में उनकी तैयारी हो जाएगी। तभी तो आपको तुरंत बोला कि ठीक है, फरवरी के लास्ट तक हम नोटिफिकेशन देंगे और अप्रैल में एग्ज़ाम ले लेंगे। उसको ये बात पता है कि विद्यार्थी जिस दिन ये सिलेबस को देखेगा और निश्चित तौर पे तैयारी कर लेगा, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एससीईआरटी की किताबें पढ़िए और एनसीईआरटी की किताबें अगर पढ़ लेते हैं तो 2 चीज़ें होगा। क्योंकि संख्या, अगर एग्ज़ाम देने वालों की संख्या जब बढ़ता है तो प्रश्नों का जो स्तर है थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन अब कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं 70 बीपीएससी में एकदम बच्चा वाला, आप लोग जितना पढ़ लेंगे उतना में तो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी कल जो संडे को एग्ज़ाम हुआ 4 को, उसमें आप समझिए कि 150 में आराम से, अगर आप लोग नए हैं फिर भी आप लोग 80 पार कर जाइएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम इजीली प्रश्न पूछा गया। अगर आप 4-5 महीने से पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि लुसेंट जैसे मैगजीन पे भी अगर कमांड है ना, तो 110 प्लस चले जाइएगा। इतना इजी प्रश्न पूछा था, है ना। स्तर एकदम ख़राब कर दिया है, एकदम बेकार, कहा जाए तो कमीशन नहीं रहा, है ना। और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, हमारे इतने सारे विद्यार्थी हैं जो कहते हैं कि सर हमको अब बीपीएससी नहीं, अब हमको यूपीएससी की तरफ में रुख करना है, उसकी तैयारी करवा दीजिए। क्योंकि ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर विद्यार्थी के बीच में अगर आपके ऊपर भरोसा नहीं हो, जैसे आप हमसे क्यों जुड़े? हमसे इसलिए जुड़े कि आपने हम पे भरोसा किया। अगर हम आपके भरोसे पे खरे उतरे तो ठीक है, यदि खरे ना उतरे तो क्या होगा? ज़िंदगी भर के लिए हम आपके नज़रों से उतर जाएंगे। उसी तरीके से बीपीएससी है। बीपीएससी जो इस बार जो हरकत किया है, बीपीएससी विद्यार्थियों के नज़रों से उतर गया है। विद्यार्थी का जो भरोसा है, भरोसा उसने तोड़ा है ना। तो भरोसा, अगर आप ही देखिए, किसी के प्रति भरोसा टूट जाता है तो क्या दोबारा भरोसा बनता है? नहीं बनता है। इस बीपीएससी को, इस भरोसा को पैदा करने में बहुत समय लगेगा। और अभी जिस तरह से आंदोलन में आपने देखा, विद्यार्थियों का मांग क्या है? जायज़ मांग है विद्यार्थियों का। लेकिन उस मांग पे भी, और सब लोग ये भी जानते हैं, सारे विद्यार्थी को हम लोगों ने जो भी साथ में रहे, जो भी विद्यार्थी था, जैसे आप देखिए बीपीएससी टीचर में भी देखिए री एग्ज़ाम में हुआ। बीपीएससी हर जगह कहाँ पे धांधली नहीं होता। इसी धांधली को ख़त्म करने के लिए विद्यार्थियों ने समझिए कि एक आंदोलन खड़ा किया। वो क्या डिमांड करते हैं? वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो है ईमानदारी से हो, पारदर्शी हो, कोई धांधली ना हो, कोई सेटिंग ना हो। उनका यही तो मांग है। और क्या मांग लिए? विद्यार्थी आपसे क्या मांग कर सकता है बीपीएससी से? यही मांग कर सकता है कि जो भी प्रश्न बने, कितना कठिन से कठिन प्रश्न पूछना है पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न ईमानदारी से, एग्ज़ाम जो है ईमानदारी से दीजिए। यदि एग्ज़ाम ईमानदारी से आप लेते हैं तो प्रश्न यूपीएससी स्टाइल में बनाइए ना, यूपीएससी स्टाइल में बनाइए, यूपीएससी के स्तर पे बनाइए। विद्यार्थी बिहार का देगा, विरोध नहीं करेगा। लेकिन विरोध क्यों कर रहा है? विरोध इसके नीतियों पे, और सारी नीतियाँ क्या है? गलत है। विद्यार्थी यही बात बार बार कह रहे हैं। उनका यही कहना, बहुत सारे विद्यार्थी तो ये भी कहते हैं कि सर इतना करोड़ों में बिक गया, हमारे माता पिता इतना सब कुछ बेच करके हमको हर महीने इतना भेज करके हम 3 साल 5 साल से रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अब तो मन भी नहीं करता कि हम बीपीएससी का तैयारी करें, हमको पहले से पता है कि मेरा नहीं होगा। सोचिए, इस तरीके से भरोसा बीपीएससी ने क्या किया? बीपीएससी ने इस तरह से भरोसा विद्यार्थियों के बीच में तोड़ा। और विद्यार्थी नहीं तो फिर बीपीएससी किस बात का,
है ना। तो ये सारा चीज़ें है, इसके लिए आपको है ना समझना होगा, ये समझना होगा। क्योंकि देखिए कहा गया है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। आज के ज़माने में ऐसा होगा, सिर्फ मेहनत करिए और फल का चिंता नहीं करिए तो आपसे मेहनत ही नहीं होगा। पहले फल का चिंता करेंगे तब मेहनत करने में मज़ा भी आएगा, जुनून भी होगा, है ना, और जोश खरोश भी होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा देखिए, ज़्यादा किताब मत पढ़िए। ज़्यादा किताब पढ़िएगा ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। एक किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए। बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं। हर एग्ज़ाम को फाइटर करने वाला विद्यार्थी यही काम करता है ना। हमको ज़्यादा ये नहीं करना है कि आपके दिमाग को डाइवर्ट करें। डाइवर्ट करने वाले करते होंगे, लेकिन नहीं, जो हम आपको बता रहे हैं वही एक माध्यम है अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करने का। एक बेहतर रणनीति के अनुसार, एक डिसिप्लिन के अनुसार एक स्मार्ट स्टडी करिए। फिर देखिए आपको 40 में आराम से 32 और 36 के बीच में ला ही लेंगे। सब्जेक्ट कम्बिनेशन और जीएस में संतुलन बनाइए, फिर देखिए आपका नंबर ज़बरदस्त आ जाएगा। आपको सिलेक्शन से मतलब है ना, सिलेक्शन से मतलब रखिए ताकि आपका कट ऑफ पार हो जाए। ऐसा नहीं कि रिजल्ट जब आए तो कहिएगा कि 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से छूट गया। बड़ा दुख होता है, अंतिम बार ही है। ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बीपीएससी में पूछे गए जो सवाल है सब नहीं पढ़ना है। जैसे पूर्वावलोकन कहे या 10 साल में जितने भी पूछे गए सवाल है बीपीएससी के द्वारा, उनमें आपको 5 ही सब्जेक्ट करना है। 5 ही सब्जेक्ट करिए यहाँ से, है ना। सब्जेक्ट कम्बिनेशन में भी आप उसका सहारा ले सकते हैं, इसका फ़ायदा आपको वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अधिकतर विद्यार्थियों को लगता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ा जाए। देखिए, करंट अफेयर्स आप टीचर बनने जा रहे हैं तो डेली का न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। कहीं भी आप हैं, चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं, आराम से आधा घंटा चाय पी रहे हैं, आधा घंटा में आपका करंट अफेयर्स तैयार हो गया। होता है इस तरह से। आप अगर जाएंगे तो मुखर्जी नगर में हम लोग क्या करते थे, 1 घंटे चाय पीने में समय देते थे और 1 घंटे में हम सभी लोग का करंट अफेयर्स, बहुत फैक्ट्स जो है वो लिख लेते थे। और जो लोग पेपर पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं उनसे बेहतर करंट अफेयर्स किसी का हो ही नहीं सकता। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं या आप एसपीडी का जो करंट अफेयर्स है उसको भी पढ़ सकते हैं। 8 में 8 नंबर आपको यहाँ से मिल ही जाएगा, निश्चित तौर पे मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये होता है आपके तैयारी का रणनीति। और एक डिसिप्लिन ज़रूर बनेगा। अगर 4 घंटा आपको जीएस पढ़ना है तो पढ़ना है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन 4 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, बहुत हो गया। 4 8 घंटा में आपका अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करें या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के पूछताछ करना चाहते हैं या आप जानकारी लेना चाहते हैं या क्लास वगैरह के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो आप इस पे बात कर सकते हैं, हमसे बात हो जाएगा। 84 060 है ना 51 999 पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमारा मकसद है, हमारे टीम का मकसद है आपका रिजल्ट होना, है ना। आपका रिजल्ट होगा तभी आप हमारा तारीफ़ करेंगे और हमसे जुड़ेंगे। और यही बातें हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा बोलने से, बहुत ज़्यादा चिल्लाने से काम नहीं चलता, बस काम होना ज़रूरी होता है ना। आपकी बार बार अगर आप किसी को बोलते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, कोई विश्वास करेगा नहीं करेगा। लेकिन यदि आपका रिजल्ट हो जाता है तो भले आप रास्ते में, है ना, मौज मस्ती करते हो, लेकिन उस बंदे के दिमाग में यही चलेगा कि बंदा कुछ भी हो, घूमता था भले सड़कों पे लेकिन पढ़ता ज़रूर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा महत्व किस पे देंगे, वर्क पे देंगे, काम पे देंगे। और काम ही हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। तो इतना अगर पढ़ लेते हैं तो 40 में 40 आपका आएगा। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ठीक है, कमेंट्स हम ज़रूर पढ़ते हैं और आप लोगों से एकदम कनेक्ट रहते हैं। और हमारी टीम जो है 6 जनवरी से ऐप पे जो भी आप लोग एडमिशन लिए हुए हैं, आप परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए। एप्लीकेशन पे जो भी लोग आप लिए हैं, इस 40 में इसकी हम गारंटी अगर आप देंगे 32 और 36 के बीच में आपका मार्क्स आएगा। बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
यदि आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो हमारे डायरेक्शन में 32 और 36 के बीच में नंबर आएगा ही आएगा। सब्जेक्ट कम्बिनेशन में उसी तरीके से है, 65 से 70 के बीच में आएगा। और पीआरटी की बात अगर हम लोग करें तो पीआरटी में हमारी टीम एकदम संपूर्ण रूप से वहाँ पर है, 90 प्लस की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, वो भी बहुत आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से किया जा सकता है। आप लोग अगर दे रहे होंगे एग्ज़ाम तो आपको खुद पैटर्न पता होगा कि अगर हम सही में 4 घंटा पहले पढ़ लिए होते तो 3.0 में हम कंप्लीट कर गए होते। अभी मन में ये भावना ज़रूर प्रकट हो रहा होगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में, साथी संगियों के बीच में ज़रूर इसे शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करते रहें, इससे पता चलेगा, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मालूम चलता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।